वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो था इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें जो हमने पढ़ा था प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़ा था, और उनको हमने लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में हमने देखा था। द्विविमीय टक्कर हमने देखी थी, उसका कैसे अध्ययन करेंगे। तो ये जो द्विविमीय टक्कर है इसका आज हम पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। वो है एग्जाम्पल स्लोइंग डाउन ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स इन अ मॉडरेटर। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर भट्टी होती है उसके अंदर यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, और वो विखंडन न्यूट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि न्यूट्रॉन जो है वो स्लो मूविंग होने चाहिए। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो चेन रिएक्शन है, यह श्रृंखला अभिक्रिया है, उसमें जैसे ही एक यूरेनियम नाभिक का विखंडन होता है, फिशन होता है, वैसे ही हमारे क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन हमारे उसके अंदर से रिलीज होते हैं, और वो फर्दर यूरेनियम को आगे यूरेनियम के जो न्यूक्लियाई है उनको विखंडित करते हैं, और इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक समस्या है कि जब विखंडन होता है, फिशन होता है, तो जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, नए निकलते हैं, वो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, तीव्र गति से चलने वाले होते हैं। तो वो पूर्ण रूपेण विखंडन प्रक्रिया नहीं कर पाते, और चेन रिएक्शन कुछ टाइम बाद रुक भी सकती है या अनकंट्रोलेबल भी, मतलब वो अपने रुक भी सकती है या कंट्रोल में नहीं रहती, हमारे नुकसान भी होता है। तो इस कारण से क्या, जो हमारी जो प्रोसेस हम करवा रहे हैं उसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारी ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को तीव्रगामी से फास्ट मूविंग से स्लो मूविंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी उनको स्लोली वो मूविंग हो जाए, उनकी कुछ एनर्जी कम हो जाए, जिससे कि वो आराम से यूरेनियम की नाभिकों को तोड़ सके, विखंडित कर सके। ठीक है, तो फिशन प्रोसेस में टेक प्लेस इन अ प्रॉपर मैनर बाय यूज ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। सो व्हाट आर वी रिक्वायरिंग? We require to make through some process fast moving neutrons to slow moving neutrons. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने पढ़ रखा है कि हम मॉडरेटर्स यूज़ करते हैं। मॉडरेटर्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स के साथ कोलाइड करके और जो उनकी जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में बना देते हैं। एनर्जी लॉस इसके अंदर होता है, जिससे कि न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो टक्कर की जो ये पूरी घटना है, ये द्विविमीय टक्कर है। और जो हमने ऊपर जो लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने द्विविमीय टक्कर जो पढ़ी थी, वही सारे एस्पेक्ट हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी जैसे न्यूट्रॉन तो फास्ट मूविंग है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और जो मंदक मॉडरेटर का जो एटम है वो हमारा 0 वेलोसिटी पर है और उसका मास m2 है। यहाँ पर क्या होता है कि ये टकराने के बाद दोनों एक पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाती है। क्योंकि ये अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें तो कुछ इस तरीके से उसको शो करा जा सकता है और स्टडी किया जा सकता है कि किस तरीके का मॉडरेटर हमारे को यूज़ करना है। तो ये हमारा जो कल हमने करा था उसका वास्तविक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आज हम एक नई चीज़ करेंगे जिसके बारे में हम प्रारंभ में थोड़ा सा जानते हैं, वो है रॉकेट। तो रॉकेट जो है वो हमारा है मोशन ऑफ सिस्टम विद वेरिंग मास। रॉकेट जो है वो एक ऐसा निकाय है जिसके अंदर द्रव्यमान परिवर्तनशील है और वो गति भी कर रहा है। तो आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति।
तो यानी ऐसे निकाय हमने ले रहा है जो कि मूव कर रहा है और उसका मास भी लगातार बदलता जा रहा है। अभी तक हमने जितनी भी प्रोसेसेस करी हैं उसमें मास को हमने कांस्टेंट लिया है। एक पार्टिकल आया, उसका मास m1 था, तो वो टकराने के बाद भी उसका m1 ही है मास, ठीक है। तो ये जो घटना है ये अलग है, इसमें मास वेरी कर रहा है। अब जैसे रॉकेट के अंदर मास कैसे वेरी करता है, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो वो काफ़ी बड़ा सारा होता है, फिर उसका फ्यूल जलना शुरू होता है। फ्यूल जलने के कारण जो उसका भार है वो लगातार कम होता चला जाता है और वो तो मास लगातार डिक्रीज होता जाता है उसका। तो वेरिंग मास वाला घटना हम रॉकेट की जो घटना है उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक जनरल थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम रॉकेट को पढ़ेंगे। तो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि मान लो कोई निकाय है जिसका द्रव्यमान m है और वो लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी टाइम t पर v वेलोसिटी से चल रहा है। इस निकाय से समय अंतराल t तथा t प्लस डेल्टा t के मध्य डेल्टा m का द्रव्यमान का भाग अलग होकर u वेग से गतिमान है। अब हमने क्या माना कि ये जो m वेलोसिटी से m मास जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है और इसमें से t से लेकर t प्लस डेल्टा t जो टाइम पीरियड है उसके बीच में डेल्टा m मास जो है वो उससे अलग हो गया और वो डेल्टा m मास स्वयं भी u वेग से गतिमान है। जैसे आपने रॉकेट में देखा होगा, उसकी फर्स्ट स्टेज टूट के अलग हो जाती है और वो भी एक वेलोसिटी से चल रही है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमने एक भाग मान लिया डेल्टा m और वो u वेलोसिटी से चल रहा है। और जो रेस्ट जो आपका सिस्टम अब बच गया वो उसका मास कितना हो गया, m माइनस डेल्टा m, और वो क्योंकि मास इसका रिड्यूस हो गया उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, v प्लस डेल्टा v से चलता हुआ रहता है। यदि हम ये मान लेते हैं कि द्रव्यमान डेल्टा m तथा m माइनस डेल्टा m अब एक ही निकाय के दो भाग हैं, है तो भाई एक ही रॉकेट के दो पार्ट्स हैं, है ना। तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले डेल्टा t टाइम के लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम F कैलकुलेट करते हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो हमें पता है फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, तो dp बाई dt होता है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, तो pf लिखेंगे। तो pf क्या होगा, pf क्या होगा मतलब बाद का मोमेंटम। बाद में आपके दो पार्ट्स हो गए, एक का मास है m माइनस डेल्टा m और उसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v, तो ये एक का हो गया, और दूसरे का मास है डेल्टा m और उसकी वेलोसिटी u है, तो ये हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया। और पहले मोमेंटम कितना था, m इंटू v था, और ये हमारा टाइम इंटरवल हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा हमने प्रॉपर वे में लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे को कुछ ये इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कंडीशन हमने ली है कि अगर डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो, यानी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है और मास जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसको डेल v बाय डेल t जो है उसको dv बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट वैल्यूज के लिए डेल्टा कैन बी चेंज टू डिफरेंशिएशन, डेल्टा m अपॉन डेल्टा t को dm अपॉन dt लिख सकते हैं, है ना। और डेल्टा v टेंड्स टू 0 है, वेरिएशन बहुत कम है। तो हमारा जो f एक्सटर्नल है वो ऐसी स्थिति में ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए अब आपका कैसे बन जाएगा, m dv बाई dt माइनस, अच्छा ये जो है हमारा dm बाई dt, क्योंकि मास लगातार कम हो रहा है तो ये जो dm बाई dt है हमने इसको माइनस dm बाई dt के फॉर्म में लिख लिया। तो माइनस करा तो ये प्लस हो गया और ये माइनस u dm बाई dt आ गया, है ना। अब इसको अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है इसको हम d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी माइनस यू डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। कैसे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार m को नहीं करा v को करा, एक बार v को नहीं करा m को करा, तो ये दो टर्म्स आ जाती है,
इस तरीके से हमने F एक्सटर्नल लिख दिया। तो ये क्या है, ये हमारी न्यूटन की वही सेकंड लॉ की इक्वेशन को ही शो कर रहा है। और इससे ये शुरू होता है, इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि यदि निकाय से अलग होने वाला द्रव्यमान शून्य चाल से नहीं निकलता तो निकाय पर आरोपित बल का मान d/dt m/v के बराबर नहीं होता। कि अगर ये जीरो वेलोसिटी से जो पार्ट अलग होके है, अगर वो जीरो वेलोसिटी से नहीं निकलता तो हमेशा जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है वो फुलफिल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमने अब एम डी वी बाई समीकरण जो 2 है उसको हमने कैसे लिख लिया, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल प्लस यू माइनस वी डी एम बाई डी टी। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब u माइनस वी क्या है, u माइनस वी जो है वो एक प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। उसको किसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, जो आपका मास अलग हुआ है उसके निकाय के सापेक्ष वेग हो गया। तो vf लिख लिया हमने, इसको नहीं vr लिख लिया, u माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम बाई डी टी। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, इस इक्वेशन का जो अंतिम पद निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन दर को प्रदर्शित करता है। तो ये तो आपकी न्यूटन की सेकेंड लॉ की इक्वेशन है ही, और ये जो है, ये जो थर्ड टर्म है, ये एक्चुअल में जो मास टूट के अलग हुआ है उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको शो करता है, और तथा इसे अलग हुए द्रव्यमान द्वारा निकाय पर लगाने वाले बाहर के बल के बराबर माना जा सकता है। और ये भी फोर्स ही होगा, और ये फोर्स के बराबर माना जा सकता है। ये फोर्स वो फोर्स है जब वो मास अलग टूट के अलग होता है, तो जिससे वो अलग होता है उस पर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स के बराबर ये फोर्स होता है। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी ऐसे निकाय की, ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर मास लगातार बदलता जा रहा है। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, रॉकेट है। अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है, और ये जेट प्रोपल्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये जेट के सिद्धांत पर करता है। जेट के सिद्धांत का मतलब इसके अंदर, रॉकेट के अंदर 2 नियम लगते हैं। एक तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन करता है तो उससे रिएक्शन होता है, और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। अब रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में जनरली, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको ब्रॉडली देखें तो उसमें एक चैम्बर होता है, एक पोस्ट होता है, जिसमें ठोस या द्रव के रूप में ईंधन रखा हो जाता है। ठोस और द्रव के रूप में ईंधन इसलिए रखा जाता है क्योंकि ठोस और द्रव जो है वो गैस के अपेक्षाकृत जगह कम घेरते हैं, इसलिए थोड़ी जगह में ज़्यादा ईंधन हम भर सकते हैं। इसमें एक दहन कोष्ठ भी होता है, कंबशन चैम्बर होता है, जहाँ पर कंबशन चैम्बर, हम उस चैम्बर को कहते हैं जहाँ पर फ्यूल को जलाया जाता है। ठीक है, दहन कोष्ठ नली के दूसरे कोष्ठ से प्राप्त दूसरे कोष्ठ से संबंधित होता है। रॉकेट के दहन कोष्ठ में जब ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं तो इस कारण से क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, कंबशन चैम्बर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मिला के उनको बर्न ऑफ किया जाता है। बर्न करने के बाद हीट जनरेट होती है, जिससे कि वहाँ उस चेम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा, दाब जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो उस के अंदर जो गैसें बनती है वो तीव्र वेग से, बहुत तेजी के वेग से बाहर निकलती है। तो उन गैसों के बाहर निकलने के कारण एक रिएक्टिव फोर्स लगता है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। इस जेट के रूप में तीव्र वेग से निकलने वाली गर्म गैसों के कारण रॉकेट पर प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, जिससे रॉकेट त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, और बाह्य बलों के अनुपस्थिति में, भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो रॉकेट और गैस का जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए गैस जेट जितने संवेग से पीछे की ओर निकलता है उतने ही संवेग से
रॉकेट आगे बढ़ता है। ये आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। तो ये कुछ डायग्राम बना रखा है, आपने सबने ही देखा होगा इस पे टीवी पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस बाहर निकलती है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर लिफ्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये कंबशन चैम्बर इसके अंदर ही बनाया हुआ होता है और ये ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है और ये नीचे u वेलोसिटी से आती है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मान लिया हमने किसी समय t पर रॉकेट का जो ईंधन सहित जो मास है वो m है, ठीक है, और उसका जो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल में dt टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं जिसमें गैस बाहर निकल रही है और उसका जो मास है वो dm है और वो u वेग से बाहर निकल रही है। ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले थ्योरी डिस्कस करी थी उसी हिसाब से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो अब रॉकेट जो है वो क्या गैसेस बाहर निकलती है तो उसके रिएक्शन के कारण वो ऊपर की ओर गतिमान होगा। तो रॉकेट के सापेक्ष गैस का निर्वातक वेग एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो क्या होगा u माइनस वी हो जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी। तो फॉर्मूला जो हमने ऐसे वेरिएंग मास के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये हमने पढ़ रखा है, हम इसको डायरेक्टली अब यूज करेंगे क्योंकि हम इसको यूज में ले चुके हैं। अब इसके अंदर हम F एक्सटर्नल जो है इसके ऊपर F एक्सटर्नल कौन सा लगता है? एक्सटर्नल फोर्स केवल एक ग्रेविटी है जो इसके ऊपर इफेक्टिव रूप में लगता है। तो हम इसको F एक्सटर्नल को m इंटू जी लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख दिया और इसको हमने वी आर डी एम बाई डी टी वैसे ही लिखा रहने दिया, है ना। अब हम इसको इसमें ध्यान रखिए v ऊपर की ओर होता है, वी आर और g नीचे की ओर कार्य करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, v तो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, g क्योंकि नीचे की ओर काम कर रहा है इसलिए ये माइनस एम जी हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। और हम m थ्रू आउट अगर हम कैंसिल डिवाइड कर दें m से तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब माना अब ये तो हमने एक इक्वेशन लिख ली, अब हमारा मास तो लगातार बदल रहा है तो हम इसका टोटल किसी एक फाइनल वेलोसिटी उस रॉकेट की क्या होगी उसके लिए हम एक इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रारंभ में गति जो t बराबर 0 है गति करना प्रारंभ करता है तब उसका वेलोसिटी v0 है और उसका द्रव्यमान m0 है, ये हमने मान लिया। तो हम किसी अन्य समय पर इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसके लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t टाइम पर करा तो ये हमारा हो जाता है log m प्लस c एक कांस्टेंट है ना, और इसको हम इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जब t 0 होता है तो v का मान v0 होता है और m का मान m0 होता है। तो हम इस समीकरण में t 0 रखेंगे, ये 0 ये v0 हो जाएगी, ये log e m0 हो जाएगा। इससे c का मान इतना प्राप्त होता है। ये c का मान हम ऊपर वाले इक्वेशन में लगा देते हैं। ये देखो यहाँ लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग वाली टर्म्स एक साथ ले ली है ना, माइनस में है इसलिए m0 अपॉन m लिख सकते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी ये आ गई। तो यानी t समय पश्चात जो आपका रॉकेट है वो इस वेलोसिटी से चलता हुआ हमारे को दिखाई देगा। अंतिम वेग t के जलने में लगा समय होगा और m रॉकेट का अंतिम द्रव्यमान होगा और v रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग हो जाएगा, ठीक है। अगर t का मान बहुत छोटा है तो क्या होता है, ऐसे में रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो g से बहुत कम प्रभावित होती है। भाई t का मान बहुत छोटा है तो ये आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर t का मान बहुत ज़्यादा है, जलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो ग्रेविटी हावी हो जाएगी और उसको वापस खींच लेगी। तो इसलिए डिज़ाइन करते हुए रॉकेट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो जलने का टाइम है, फ्यूल जलने का टाइम वो मिनिमम हो, जिससे कि वो अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंच सके। भाई यही एक नेगेटिव टर्म है जो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर रही है ना। तो ये एक आपका प्रोसेस है।
अगर हम इसको नगण्य मान ले तो हमारी ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, इंक्रीजिंग ही होगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जैसे रॉकेट शुरुआत में नॉर्मली 0 ही होता है, तो 0 है तो हमारे ये हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रॉकेट की जो प्रोसेस है वो हमने देखा है कि वो मल्टी स्टेज रॉकेट्स बनाए जाते हैं। एक स्टेज नहीं होती कि भाई एक टूट के अलग होती है, फिर दूसरी टूट के बारी बारी से अलग होती है। ये हम क्यों बनाते हैं? तो मल्टी स्टेज रॉकेट का, सिंगल स्टेज रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल आपने चाहे कितना भी भरा हो, उसकी एक निश्चित सीमा ही होती है जहाँ तक हम उसको उस वेलोसिटी तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद उसकी वेलोसिटी और बढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं होता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, अब जैसे अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकालना चाहते हैं, दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास सिंगल स्टेज रॉकेट से ये संभव नहीं हो पाता। तो इसको हम मतलब अगर हम इसको और इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम मल्टी स्टेज रॉकेट्स को यूज करते हैं। यदि हम गुरुत्वीय तथा वायु प्रतिरोध के कारण उत्पन्न बाह्य बलों का अनुपस्थित माने तो भी रॉकेट का जो अंतिम वेग है वो इतना ही होता है, और इसे बढ़ाने के लिए निर्वातक वेग Vr और इसका मान बढ़ना चाहिए। अब हमारे को अगर सिंगल स्टेज रॉकेट है तो उसके अंदर हमारे को इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए यही दो टर्म्स है, एक Vr और एक ये बढ़ाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये हमें पता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका मान 2.5 किलोमीटर से अधिक नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर इसमें कूलिंग की और कई प्रॉब्लम्स इकट्ठी होने लगती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि m0m का जो मान है वो 4 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ऊपरी सीमा पर ईंधन को रखने के लिए रॉकेट का जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत चाहिए, नहीं तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी नहीं कर सकते। तो हमारे को मालूम है ऐसी स्थिति में जो सिंगल स्टेज है, अगर हम इसके एक्सट्रीम वैल्यूज लगाएं तो भी हमारा जो वेलोसिटी है वो 3.5 किलोमीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसी इतनी वेलोसिटी होगी तो हमारे तो अर्थ ग्रेविटी से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। पृथ्वी के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड से बहुत कम है ना। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सिंगल स्टेज रॉकेट से पृथ्वी से बाहर भेजने का बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट्स बनाते हैं। मल्टी स्टेज में क्या होता है, इसमें 2 या 3 या 4 रॉकेट्स होते हैं। तो उड़ान भरते वक्त पहला रॉकेट काम करता है और जैसे ही उसका फ्यूल बर्न ऑफ हो जाता है वो जल के अलग हो जाता है। तो एक तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा फिर उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से और इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है और स्पीड हमारी बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली हम जो वेलोसिटी ऑब्टेन करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। तो ये हमारा मल्टी स्टेज रॉकेट्स के बारे में है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।